तो देखो कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है जो 10 मीटर हाइट पे है, वहां से आप इसको ड्रॉप किया, देखो u0 है, इस बॉल का मास 10 kg दिया है और u0 1 मिनट देखो, इनिशियली और u0 है, और जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, मतलब v दिया हुआ, जब नीचे पहुंचा ग्राउंड पे तो इसका जो v हो गया वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं, एंड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय mg निकालना है। इसमें नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg मतलब कितना, मास है 10 और g है 10, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट का आंसर साफ साफ वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू force by mg into displacement. Force by mg is, displacement is, answer is ठीक है। नेक्स्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आप ये बात पढ़ चुके हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़े, मतलब ये कि वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पे दो ही फोर्स लग रहा है, या तो mg का या फ्रिक्शन का, ये जो भी होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ऐसा लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, वर्क एनर्जी के मतलब कुछ याद आ रहा हो तो देखो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है ना, इससे तो 0 ही है, तो चलो ना पहले वर्क डन बाय mg लिखते, कितना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv माइनस u का होल स्क्वायर, u कितना है 0, v कितना है 5 का होल स्क्वायर इज 25, एक बार और एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, हाफ इंटू m इज 10 इंटू 25 125, तो साफ साफ यहां से देख सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 125 माइनस 1000 मतलब माइनस 875, कोई दिक्कत, अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, है ना, इसका वर्क डन अगर तुम नीचे को पॉजिटिव माने हो तो 1000 आएगा, तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा ऊपर, और ये नेक्स्ट इज एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो तो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा एक बार यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शनल, उसको अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आना चाहिए। देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे तो निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, नॉर्मली यही फार्मूला होगा, देखो वर्क डन बाय mg, फोर्स ऑफ mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हमें निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अभी निकाला कितना, वर्क फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है कितना 10, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया, कितना है 875 by 10 is equal to माइनस डायरेक्शन बता रहा है, लिख लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं, चलो 87.5 न्यूटन आंसर। देखो ये कोई स्प्रिंग है, उसपे एक मास लगा हुआ है, मास स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इनिशियली आप स्प्रिंग को पकड़ के रखे हो, स्प्रिंग नहीं मतलब इस मास को पकड़ के रखे हो, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास ऐसा कोई स्प्रिंग था, यहाँ मास था, मास को मैं पकड़े हुए, एकाएक इस मास को छोड़ दिए, सिर्फ छोड़े, रिलीज किए, नीचे फेंके नहीं है, छोड़े, छोड़ने के बाद ये स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन कुछ होगा, आपको वो फाइंड करना है, और दूसरा क्या होगा एक्चुअली, छोड़ने के साथ पहले मास देखो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, धीरे 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 करके रुकेगा, जब रुक जाएगा तब स्प्रिंग का इलॉन्गेशन क्या होगा वो फाइंड करना। दो क्वेश्चन,
देखो पहला वाला मैक्सिमम इलॉन्गेशन पूछा है, जरा इस पूरे मोशन को हम लोग फील करने की कोशिश करते हैं कैसे मोशन हुआ होगा। देखो नॉर्मली 3 स्टेप में देखते हैं इसको। ये नॉर्मल कंडीशन था, ठीक है, यही वाला सेट उसे बना दिया। छोड़ते के साथ इस पे नीचे में एक फोर्स लग रहा है mg, तो नीचे आएगा। थोड़ा देर के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये वो मैक्सिमम इलॉन्गेशन जब तक नीचे गया, उसके बाद अब क्या हुआ, ये इलॉन्गेशन कुछ ज्यादा ही हो गया, ऊपर जाएगा। ऊपर किसकी वजह से जाएगा? स्प्रिंग फोर्स की वजह से, है ना। छोड़ दिए तो पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन नीचे ऊपर जाने का एम्पलीट्यूड अब धीरे धीरे कम होगा और फिर फाइनली रुक जाएगा, समझे। तो नीचे गया पहले, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर फाइनली एक हाइट पे जाके रुक जाएगा। देखो ये एवरेज था इनिशियल, ये मैक्सिमम है, और ये वो पॉइंट है जब ऊपर का kx और नीचे का mg बराबर हो गया। बराबर हो गया तो मूवमेंट होगा नहीं। स्टार्टिंग कैसे हो, पहले छोड़े तो नीचे गया मैक्सिमम, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और करते 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 देखो ऊपर से जाने का रेट जो ये हाइट था धीरे धीरे कम हो रहा है, फाइनली यहां पे जाके रुक गया, ठीक। देखो यहां से जब छोड़े थे तो यहां पे जो भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था वो स्प्रिंग फोर्स में कन्वर्ट हो, सॉरी स्प्रिंग एनर्जी में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पहले क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। बार बार कहे थे लास्ट क्लास में कि जब कुछ दिमाग में आए तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। देखो इसमें जितना भी फोर्स लग रहा है सबका नेट वर्क डन किसके बराबर होगा? नेट वर्क डन, वर्क डन पे दो ही तो फोर्स लगा, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय mg क्या होगा? मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकालना था, हाँ तो शॉर्टकट हम लोग को 25 प्रोसेस दिखा के क्या करेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी था इसका, वर्क पोटेंशियल एनर्जी, ये इतना भी नहीं, एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पढ़ा था साहब। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो इसका कितना है, mgh जो किसी हाइट पे होगा, इज इक्वल टू होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है इसका थोड़ा लेंगे, स्प्रिंग का लेंगे ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है, लिख दीजिए। हाँ क्या पीछे पेज पर टू कॉपी में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे, तुम लोग को याद है नहीं याद है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी खोलो, उसका फॉर्मूला देखो, नेगेटिव नहीं होगा। कौन एनर्जी नेगेटिव? एनर्जी नेगेटिव कैसे? नहीं वो इधर से इधर जाएगा तो भी एनर्जी यहाँ ये तो कांस्टेंट x और v नेगेटिव होगा तो कोई फर्क पड़ता है इसको वाले तो 55 साल हो गया अभी भी कुछ नहीं पड़ेगा, रुको उसका वो क्या निकालना है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन ना, किसके टर्म्स में निकालिएगा? मेरे पास जो फोर्स है उसके टर्म में निकालेंगे। तो ये तो बॉडी का क्या काम है? भी तो मेरे पास है नहीं, सही बात है। और काइनेटिक कैसे ला रहे हैं, काइनेटिक कैसे ला रहे हैं? पोटेंशियल लाइन है ना, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था और वो फाइनली इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन का बात करो यहाँ पे तो रुका हुआ है, नीचे जाएगा तो रुकेगा ना, तो यहाँ एक कन्वर्ट होगा हाफ x स्क्वायर में, mgh कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जब रुका है तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। H कौन सा लीजिएगा? क्या H कौन सा लीजिएगा? एच, सोचना तो पड़ेगा। एच कौन सा लेंगे? आपको काटना पड़ेगा। क्वेश्चन गलत नहीं है। एम जी बाई के एक्स हो, एक्स हो ना, जितना नीचे या ऊपर जा रहा है वही तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज वही ना हुआ, चेंज वही ना हुआ जो जितना नीचे या ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो या हम सिर्फ उससे बात कर रहे हैं? और सब कुछ सुन रहा है। उड़ा दो। हमको निकालना क्या था? मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको एक्स, देखो एक्स के मैक्सिमम वैल्यू पे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। तो लिख ही लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखो ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही पढ़ते वर्क एनर्जी थ्योरम में। अच्छा, यहाँ पे रुका हुआ था कि चल रहा था? रुका हुआ था। और जब ये मास नीचे आते आते अपने मैक्सिमम रेंज पे चला गया, तब उस इंस्टेंट के लिए रुका हुआ था कि चल रहा था? रुका हुआ था। मतलब पहले भी रुका था, बाद में भी रुका था। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? इन दोनों में से स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। तो बिल्कुल कीजिए। उसके बाद सॉल्व कीजिए। एक्स मैक्स इज इक्वल टू माइनस क्या फायदा है माइनस करके? कोई फायदा नहीं है। माइनस तो पहले मान लेते हैं 2mg बाई, याद रखिए, हाँ बंद करो, चल रहा ठीक है। 2mg बाई के। और दूसरा केस देखो, mg बाई के। इलोंगेशन एट मैक्सिमम क्वेश्चन। ये यार इसी यही तो है यार, सीधा सा। मैं इक्विलिब्रियम जब है तब इलोंगेशन कितना, मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, मतलब इस कंडीशन पे kx इज इक्वल टू mg होगा। मतलब अगर यहाँ पे x निकालो तो mg बाई क्या आ जाएगा? ठीक है। देखो ये कोई स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे दो मास है, एक मास है एक दूसरा मास है, मतलब इक्वल मास। एक के आगे की स्प्रिंग रखा हुआ है k का, स्प्रिंग कांस्टेंट k का। ये पहले से रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी चल रहा है। कुछ समय के बाद ये जाके इसमें टकराएगा, है ना? टक्कर कैसे होगा? मान लो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ये वाला इधर आया, टकराया, पहले धीरे धीरे स्प्रिंग को दबाएगा और स्प्रिंग का जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब जब इसका फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो अब स्प्रिंग इसको इधर धक्का मारना शुरू करेगा। मतलब ये पूरा जाके इसमें सटेगा क्या? नहीं, पहले स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग दबा 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 दबा, बस इतना जब फोर्स जमा हो गया कि अब यही उल्टा फेंका जाएगा। ठीक है। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मैक्सिमम स्प्रिंग कितना दबेगा, यही आपको निकालना है। सुधांशु देखो, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। इनिशियली क्या था? हाफ mv स्क्वायर, इस सबका दूसरा को 0 था, इज इक्वल टू, देखो मैक्सिमम कंप्रेशन पे कुछ स्प्रिंग फोर्स होगा, कोई गस्ट, उस वक्त इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, दोनों रुका होगा क्या? देखो ना, जब ये इधर आगे देखो, मान लो इसका स्प्रिंग यहां से शुरू होता है, जब ये यहां से आगे स्प्रिंग में टकराया तो क्या रुका ही हुआ था? ये जैसे ही टकराया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन इसका स्पीड कम था और इसका स्पीड ज्यादा था, इसीलिए धीरे धीरे स्प्रिंग को और दबाया। देखो ऐसे कुछ चल रहा होगा, ऐसा यहां से आया 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 टकराया, ये धीरे धीरे आगे, ये और तेजी में, फिर ये मैक्सिमम हो गया। देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यहां से ये वापस लौट गया। मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब इस दोनों ब्लॉक का स्पीड बराबर हो जाए। देखो इनिशियली कैसा कंडीशन था, ये मान लो 10 से जा रहा था, ये 5 से जा रहा है, ठीक है, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से आगे जा रहा है, इधर देखना। ठीक है, होगा क्या? ये वाला स्प्रिंग को दबाएगा, थोड़ा देर के बाद कंडीशन कैसा होगा, जैसा होगा देखो, इसका स्पीड घटेगा, 8 हो गया होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, 6 हो गया होगा। अभी भी ये स्प्रिंग को दबाएगा,
समझ रहे हो, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, ज्यादा आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा देर के बाद इन दोनों का स्पीड बराबर हो गया, ये भी 5 ये भी 5, समझे? गलती बोल दिया, ये भी 7 और ये भी 7, ये एक बढ़ा और ये एक घटा। अब देखो ये जितने स्पीड से भाग रहा है उतने स्पीड से ये भी भाग रहा है। अब क्या ये इसको दबा पाएगा? अगर दोनों का स्पीड बराबर हो जाए तो क्या इसका कोई भी चीज को दबा पाएगा क्या? कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अब इसका देखो, ये तो स्पीड से हो गया, लेकिन अब यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स जमा हुआ था, अब ये इस वाले को पीछे ढकेलेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि स्प्रिंग फोर्स में ये कंप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाए। कितना होगा नहीं पता, ये कितना से चलेगा, ये 7 तो हम दिखा दिए ना, बट ये 7 ही होगा ऐसा क्या गारंटी? दोनों 6 भी हो सकता है, दोनों 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने V1 और V1 मान लिया। उसके बाद आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल हुआ, इनिशियल फाइनल, इसका भी V1 इसका भी V1, एम कट जाएगा, यहां से कॉमन निकालेंगे, इससे काट देंगे तो दिखेगा v इज इक्वल टू 2v डैश, तो यहां से v डैश इज इक्वल टू v बाई 2 आया। इस v बाई 2 को जब यहां पुट करेंगे तो ये वाला तीनों एक टर्म में हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, आएगा। वहां से हम क्या एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब सॉल्व कीजिए जल्दी से। देखो इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या, वैसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स 0, स्टेबल वहां जहां एनर्जी मिनिमम। याद रखना कहीं पे भी स्टेबिलिटी वहीं पे मैक्सिमम होगा जहां एनर्जी मिनिमम हो। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो ये जमीन है, इसको हम यहां रख दिया, कि ये यहां से गिरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर इसको उठा के यहां रख दें रुका हुआ अभी भी, बट अगर छोड़ देंगे तो क्या ये नीचे गिरेगा, चोट लगेगा इसको, मतलब ये अनस्टेबल इस हाइट पे है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका इस पॉइंट के मुकाबले क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। अगर ये हाइट तक आप मैक्सिमम उठा सकते हैं तो इसी हाइट पे इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझे बात? तो ये एज अ कंसेप्ट हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी मैक्सिमम वही होता है जहां एनर्जी मिनिमम होता है, और स्टेबिलिटी मिनिमम वही होता है जहां एनर्जी, बोलो स्टेबिलिटी। अगर लिफ्ट पे कोई भी सामान है उसको लिफ्ट के साथ ऊपर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, मायने रखता है। एटम लेवल कहाँ पे देगा? अर्थ के हिसाब से रेफरेंस लेवल अगर ग्राउंड के लिए तो बढ़ रहा है, बिल्कुल। रेफरेंस लेवल अगर तुम लेफ्ट का सरफेस ले तो नहीं बढ़ रहा। तो अभी क्या किस कौन सा इस पॉइंट की वजह से ऊपर लेकर बढ़ रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल स्टेबिलिटी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, डिफरेंशियल तो 0 ही होना है। डबल डिफरेंशिएशन देखो, याद होगा पढ़े थे, मिनिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है और मैक्सिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। वही दोनों से जहां लिखा होगा बेसिक मैथ्स पहला लेक्चर यूट्यूब का, पहला नहीं दूसरा एक्स्ट्रा लेक्चर था, डिफरेंशिएशन जहां पढ़ाया था वहां बता सकते, 5वां था शायद। खैर स्टेबल का एग्जांपल देखो, यहां पे तो रुका हुआ है ही, आप इसको थोड़ा मोड़ा डिस्प्लेस लिखिए तो घूम के अपने क्वेश्चन पे आ जाएगा। और स्टेबल का एग्जांपल देखो, यहां पे है जब तक एकदम शांति से तो रुका हुआ है, जरा भी हिलाओगे तो क्या होगा, मूव कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और इसमें देखो न्यूट्रल है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, दोनों का दोनों ही 0, लेकिन जहां मूव कराओगे वहीं जाकर रुक जाएगा। चलो सर्कुलर मोशन मैंने बोली के वाला पॉइंट, if a particle is moving along circular path, if a particle is moving along circular path, then its motion is called circular motion. कितना बढ़िया डेफिनेशन है। Then its motion is called circular motion. हो गया।
चलिए उसके बाद आगे देखिएगा, बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारा चीज पढ़ना आप देखो। पहला हेडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा, ब्रैकेट में लिखिएगा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लिखिए इट इज एन एंगल, तो आगे हम तुरंत समझाएंगे इसको। इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर। इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट सेंटर। एंगल है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अच्छा एंगल, एंगल, इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट सेंटर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कलर चेंज करके लिख सकते हो लिखिए, नहीं तो नोट करके लिख लीजिए। इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। अबाउट अ पॉइंट। हो गया। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? क्या क्या चीज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर, शाबाश बुड़बक हो। कौन बोला? हम लोग पढ़े थे एंगल और सॉलिड एंगल, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, याद आ रहा है? फिजिक्स से एक ऐसा क्वांटिटी था, सॉरी, जिसका यूनिट तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, ऐसा डायमेंशन, याद है? हाँ, यूनिट डायमेंशन में यूनिट होता लेकिन डायमेंशन नहीं होता। जैसे एंगल और सॉलिड एंगल, एक का रेडियन था और एक का स्टेरेडियन था। टेस्ट का तैयारी बहुत जबरदस्त चल रहा है, पता चल रहा है। सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, यूनिट डायमेंशन वेक्टर टेस्ट के बाद पढ़ना, ठीक है। तो ये भी कुछ वैसा ही चीज है, इसको लिए इसको भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। कौन बोला वेक्टर को? बता रहे हो, सुनो, इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते क्योंकि ये क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ एंड वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। याद है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, इसी तरह होता है क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखिए, सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। लिखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा थीटा is not considered to be vector. डेल्टा थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही बात है। is not considered to be vector. is not considered to be vector because it does not follow cumulative law. Because it does not follow cumulative law of vector addition. follow Cumulative law of vector addition. law of Vector addition. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, its SI unit is radian. Its SI unit is radian. Its SI unit is radian. सबके लिए जरा देखो, और एक फॉर्मूला देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। L इज लेंथ ऑफ आर्क ये भी कहीं ट्राई हुआ क्या कहीं सर? बाई रेडियस। नहीं, हाँ हुआ तो है शायद, हुआ है। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। फिजिक्स में कहीं से रिविजन करनी पड़ेगी, है पढ़े? मैथ्स में पढ़े, नहीं फिजिक्स में पढ़े। बता दिया उल्टे जबरदस्ती, मैथ्स में पढ़े। खैर देखो, एक पॉइंट और हम लोग पढ़े थे, इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट, पढ़े थे। मान लो कोई बॉडी ए से बी तक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो, ये हुआ उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये लेंथ क्या हुआ? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो किसी एक पॉइंट के अबाउट तो निकालना ही पड़ेगा। मान लो मेरा मन कर रहा है कि सेंटर के अबाउट निकाले। देखो, इनिशियली वो यहां था, फाइनली कहां है?
यहां से इतना चलते हुए यहां आ गया, देखो आया। मतलब यहां पे कोई खड़ा हुआ, ये देखो यहां पे कोई खड़ा हुआ और वो ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ के आ गया, मतलब यहां से ऐसे मुड़ के यहां आ गया। तो दिस इज थीटा। ठीक है, सेंटर के अबाउट बात करें तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अच्छा, इस पॉइंट के अबाउट बात करते हैं, चलो देखते हैं। कोई पॉइंट है यहां सी, इसके अबाउट बात करते हैं। सी ने डी बोलते हैं, सी तो सेंटर को बोल दी, डी बोलते हैं। इसके अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो आप पढ़े हैं थीटा बाई 2 होगा। यानी कहने का मतलब ये कि यहीं से वहीं गए, ए से बी तक ही गए, लेकिन सी के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा, और डी के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा बाई 2। तो ये बात था कि एंगल के हिसाब से ये डिस्प्लेस होता है। ए से बी तक का शॉर्टेज डिस्टेंस तो वो सीधा वाला रास्ता है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस का बात नहीं, ए से बी का एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है,